गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हम यहाँ पर पढ़ा रहे थे आपको कार्बनिक मृदा कोलैड। तो कार्बनिक मृदा कोलैड ह्यूमस होता है। क्या होता है? ह्यूमस। मैंने इसको आपको जब वर्गीकरण बताया था तब बताया था कि मृदा कोलैड होता है, मृदा कोलैड। इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक था अकार्बनिक कोलैड और दूसरा था कार्बनिक कोलैड। अकार्बनिक कोलैड को भी दो भागों में बांटा था। एक तो था सिलिकेट क्ले और एक था आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको भी तीन भागों में बांटा था। इसमें क्ले तीन प्रकार की कौन सी बताई थी मैंने? मोंटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट और थर्ड बताई थी एलाइट। इस प्रकार से ये तो हुआ अकार्बनिक। और अकार्बनिक या खनिज कोलैड किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताई थी। 0.002 mm से कम व्यास के मृदा के कण होते हैं वो अकार्बनिक कोलैड या खनिज कोलैड कहलाते हैं। तो जितनी भी क्ले हैं, सिलिकेट क्ले है, वो इसमें आती हैं। अब यहाँ होता है कोलैड में होता है हमारा ह्यूमस। क्या होता है? ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस की परिभाषा देखें तो हम ह्यूमस गहरे भूरे या हल्के काले रंग का कोलैडी युक्त पदार्थ होता है। क्या होता है? इसको लिखेंगे ह्यूमस हल्के गहरे या भूरे रंग का कोलैडी युक्त पदार्थ ह्यूमस कहलाता है। हल्के गहरे या भूरे रंग का कोलैडी युक्त पदार्थ क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। अब इसका निर्माण कैसे होता है देखिए। जो भी अपने जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ, उनका स्रोत होता है, एक तो होता है पादप स्रोत, एक होता है जंतु स्रोत। ये इसके दो स्रोत होते हैं कार्बनिक पदार्थ के। अब इनके जो भी अवशेष हैं, पादपों एवं जंतुओं के जो भी अवशेष होते हैं वो मृदा की सतह पर आ जाते हैं। टूट करके कहाँ आ जाते हैं? मृदा की सतह पर आ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। अब इनका क्या होता है? जो भी जैसे पादपों के अवशेष, जड़, तना, फूल, फल, पत्ती यहाँ से आएंगे कहाँ? मृदा पर आएंगे। अब उसे हम कार्बनिक पदार्थ कह रहे हैं। अब उनमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव अब इस कार्बनिक पदार्थ का विघटन करते हैं या विच्छेदन करते हैं। क्या करते हैं? इसका विच्छेदन करते हैं। विच्छेदन करने के बाद में जो पदार्थ हमन को प्राप्त होता है वो कैसे, उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है? हल्के गहरे या भूरे रंग का कोलैडी युक्त पदार्थ हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इस प्रकार से ह्यूमस का निर्माण, जिससे अपन की गोबर की खाद होती है। गोबर होता है, कच्चा गोबर होता है, उससे एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में इसमें केंचुए छोड़े जाते हैं। क्या छोड़े जाते हैं? केंचुए छोड़े जाते हैं।
केंचुए इसका विघटन करते हैं। क्या करते हैं? विघटन। विघटन के बाद में ये विष्टा के रूप में इसको बाहर निकालते हैं। अब ये इसको बाहर निकालते हैं, पहले तो इसका कलर ब्लैक था, अब इसका कलर क्या है कि चेंज होता है। कैसा हो जाता है? हल्का भूरा। हल्का भूरा कलर इसका हो जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? हुमस कहते हैं। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब इसमें लिखेंगे हल्के गहरे या भूरे रंग का कोलाडी युक्त पदार्थ, हल्के गहरे भूरे रंग का, ये लिख दो, हल्के गहरे भूरे रंग का कोलाडी युक्त पदार्थ हुमस कहलाता है। हुमस कहलाता है, जो कि जटिल पदार्थों का मिश्रण है। जो कि जटिल पदार्थों का मिश्रण है। जो कि क्या है? जटिल पदार्थों का मिश्रण है। हुमस का निर्माण नीचे लिखेंगे, ह्यूमस का निर्माण CHO तत्वों से मिलकर होता है। हुमस का निर्माण CHO तत्वों से मिलकर होता है। हुमस के मिसेल में दो आयनिक परतें कितनी? दो आयनिक परतें होती हैं। दो आयनिक परतें होती हैं, जिनमें अंदर की परत पर ऋण आवेश, तथा बाहरी परत पर धन आवेश होता है। क्या होता है? बाहरी परत पर धन आवेश होता है। जैसे ये हमारी सॉइल है, यहाँ पर हमने हुमस जो अपन का विच्छेदित जो कार्बनिक पदार्थ है उसको हमने क्या किया? प्रयोग किया। मृदा में कार्बनिक पदार्थ प्रयोग करते हैं जिससे उर्वर बने। अब इसमें क्या होता है? जो अपन का हुमस होता है उसमें दो परतों का निर्माण होता है। कितनी परतों का निर्माण होता है? दो परतों का निर्माण होता है। तो अंदर की परत जो होती है, अंदर की परत पर ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। हुमस है, हमने मृदा में प्रयोग किया, इसमें दो आयनिक परतों का निर्माण होता है। हुमस के अंदर कितनी आयनिक परतों का निर्माण होता है? दो आयनिक परतों का निर्माण होता है। इस प्रकार से तो अंदर वाली जो परत होती है वो ऋण आवेश होती है, और जो बाहर वाली परत होती है वो धन आवेश कैसी होती है? धन आवेश युक्त होती है। अब देखिए, जब अंदर की परत पर ऋण आवेश पाया जा रहा है तो वो किसको आकर्षित करेगी? अपनी ओर धनायनों को आकर्षित करेगी। जब वो धनायनों को आकर्षित करेगी तो मृदा की ऊपरी सतह पर धनायन एकत्रित हो जाएंगे, और जिस मृदा में धनायनों की मात्रा अधिक होती है वह मृदा अधिक उर्वर होती है। और हुमस की धनायन विनिमय क्षमता, हुमस की धनायन विनिमय क्षमता 150 से 200 सेंटीमोल
प्रति किलोग्राम -1 होती है। इसका मतलब 1 किलोग्राम ह्यूमस के द्वारा 150 से 200 सेंटीमोल धनायन पाए जाएंगे। तो सबसे अधिक ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता होती है, इसलिए मृदा में इसको प्रयोग किया जाता है। मृदा में जो अंदर की परत होती है वो रेडायन होती है, इसलिए ये धनायनों को अपनी ओर आकर्षित करती है और इसीलिए हमारी मृदा उर्वर बन जाती है। ये हुआ सब ह्यूमस। अब लिखेंगे अकार्बनिक एवं कार्बनिक कोलॉइड में अंतर। अगली हेडिंग लिखेंगे अकार्बनिक एवं कार्बनिक कोलॉइड में अंतर। अकार्बनिक एवं कार्बनिक कोलॉइड में अंतर। कार्बनिक एवं अकार्बनिक कोलॉइड में अंतर। तो एक दो कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट में अकार्बनिक और सेकंड में कार्बनिक। अब आपको पता है कि कार्बनिक में क्या होता है, ह्यूमस होता है, और अकार्बनिक में क्या होता है, सिलिकेट मृत्तिकाएं होती हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक कोलॉइड में अंतर। अकार्बनिक कोलॉइड में अंतर। तो अकार्बनिक में तो अपनी मृत्तिकाएं होती हैं और उसमें ह्यूमस। इसमें लिखेंगे, इसमें सिलिकेट मृत्तिका आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। इसमें सिलिकेट मृत्तिकाएं आयरन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं। पाई जाती है कि नहीं कार्बनिक में। इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसमें ह्यूमस पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ह्यूमस कार्बनिक में। नंबर 2, ये खनिज पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, खनिज। ये खनिज पदार्थ होते हैं। ये खनिज पदार्थ होते हैं। जो भी अपन की क्ले या सिलिकेट क्ले मृत्तिकाएं थी वो क्या थे, खनिज पदार्थ थे। क्या थे, खनिज पदार्थ। ये खनिज पदार्थ होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और अकार्बनिक क्या होता है, खनिज पदार्थ। इनकी धनायन विनिमय क्षमता, आप धनायन विनिमय क्षमता देखेंगे। इनकी धनायन विनिमय क्षमता, इनकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। और इनकी कैसी होती है, अधिक। इनकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। इनकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है। किसकी, कार्बनिक कोलॉइड की। कार्बनिक कोलॉइड में ह्यूमस पाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता 150 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 होती है। धनायन विनिमय क्षमता को सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 में व्यक्त किया जाता है। तो ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है,
150 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। और जो अकार्बनिक कुल्हड़ होती हैं इनकी इतनी नहीं होती है, इससे कम होती है। अब देखो धनायन विनिमय क्षमता हो गई। तीसरा अगला पॉइंट जल धारण क्षमता। जल धारण देखेंगे, इनकी जल धारण क्षमता, इनकी जल धारण क्षमता कम होती है, कम होती है। किसकी? अकार्बनिक कुल्हड़ की जो जल धारण क्षमता है वो कैसी होती है? कम होती है। अब जो कार्बनिक कुल्हड़ अपन का हुमस होता है, हुमस को हम जब प्रयोग करते हैं तो वो मृदा में सुधार करता है, तो उसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होगी और वायु संचार को भी ठीक करता है वो। इनकी जल धारण क्षमता कम होती है और इसमें लिखेंगे इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है। इनकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। अगला पॉइंट देखेंगे, इनकी धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल कितनी होती है? इनकी धनायन विनिमय क्षमता 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 होती है। ये किसकी होती है? ये अकार्बनिक कुल्हड़ों की होती है। जो क्लेपन की खनिज हैं उनकी होती है 3 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1। और इनकी धनायन विनिमय क्षमता, इनकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 होती है, इतनी होती है। इसका मतलब देखिए, मृदा में जो ह्यूमस होता है उसकी होती है 150 से 200 मृदा के अंदर, ठीक है। और इनकी टोटल होती है 150 से 300 तक। कितनी होती है? 150 से 300 सेंटीमोल किलोग्राम -1 कार्बनिक कुल्हड़ों की होती है। और ह्यूमस की कितनी होती है? 150 से 200। ह्यूमस की 150 से 200 और कार्बनिक कुल्हड़ की 150 से 300 होती है। अब देखिए इसको समझेंगे, धनायन विनिमय क्षमता क्या होता है। धनायन विनिमय क्षमता, यहाँ समझो, धनायन विनिमय क्षमता। तो धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं, देखो विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, आदान प्रदान, ठीक है। और किसका हो रहा है? धनायन का। धनायन का मृदा में आदान प्रदान होना, आना और जाना क्या कहलाता है? धनायन विनिमय कहलाता है। अब क्षमता का मतलब होता है 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों की मात्रा। इसका मतलब 1 किलोग्राम मिट्टी है, उसके द्वारा कितने H+ आयन अधिशोषित करने की उसके अंदर क्षमता है। जैसे हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम 3 घंटे या 5 घंटे पढ़ा सकते हैं, तो इसी प्रकार से धनायन विनिमय क्षमता की मृदा में कितनी क्षमता है कि वो धनायनों को अधिशोषित कर सकती है, वो क्या कहलाती है? धनायन विनिमय क्षमता। तो धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा, 1 किलोग्राम शुष्क मृदा द्वारा अधिशोषित H+ आयनों की मात्रा या H+ आयनों की संख्या क्या कहलाती है? धनायन विनिमय क्षमता। और केवल धनायन पूछा जाए, केवल धनायन पूछा जाए तो क्या कहेंगे? विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले, समान आवेश का मतलब धनायन 2 धनायन होंगे,
विनिमयशील प्रावस्थाओं के मध्य समान आवेश वाले आयनों का विस्थापन क्या कहलाता है? धनायन विनिमय कहलाता है। इसका मतलब धनायन होगा और दूसरा धनायन आएगा, इस धनायन को विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा। इसका अर्थ हुआ धनायनों का आदान प्रदान। केवल धनायन विनिमय का अर्थ हुआ धनायनों का आदान प्रदान। ठीक है, एक धनायन के द्वारा दूसरे धनायन को प्रतिस्थापित करना ही धनायन विनिमय कहलाता है। और क्षमता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम मृदा में कितने धनायन उपस्थित हैं या कितने धनायन ग्रहण कर सकती है, वो है होता है धनायन विनिमय क्षमता। ये 5वां पॉइंट हुआ। अब इसके बाद में हेडिंग डालेंगे ह्यूमस या कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में महत्व। हेडिंग डालेंगे ह्यूमस या कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में महत्व। ह्यूमस या कार्बनिक क्लोराइड का मृदा में महत्व। इसका मतलब जो ह्यूमस है और कार्बनिक क्लोराइड जो अपन का है उसका मृदा में क्या महत्व होता है, उसका मृदा में क्या महत्व होता है, ये पढ़ना है हमको। मृदा में क्या महत्व है? मृदा में इसका निम्न महत्व है। मृदा में इसका निम्न महत्व है। निम्न महत्व है। मृदा में इसका निम्न महत्व है। क्या क्या है? सबसे फर्स्ट है मृदा संरचना। सबसे फर्स्ट क्या है, जो अपन ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ यूज करते हैं मृदा में, तो वो किसको सुधारती है? मृदा संरचना। इसमें लिखेंगे मृदा के कणों को बांधकर यह संरचना को सुधारता है। मृदा में प्रयोग करने पर यह कणों को बांधकर संरचना में सुधार करता है। ह्यूमस कणों को बांध करके संरचना में सुधार करता है। दूसरा धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय क्षमता। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम -1 होती है। कितनी होती है? 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है, जो कि धनायनों का भंडार है। जो कि धनायनों का भंडार है। क्या है? भंडार है। इसके अंदर धनायन अधिक पाए जाते हैं कार्बनिक क्लोराइड में। मृदा ताप। तीसरा मृदा ताप। ह्यूमस का रंग हल्का भूरा या काला होने के कारण यह सूर्य की किरणों को
अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, जिससे मृदा को ताप प्राप्त होता है, मृदा को ताप प्राप्त होता है। एक मिनट, जल धारण क्षमता, अगला पॉइंट है जल धारण क्षमता। ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होती है, अधिक होती है, इसलिए यह मृदा में जल को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है। अगला पॉइंट है 5वां, सुघट्टता एवं संसंजन। सुघट्टता एवं संसंजन, सुघट्टता एवं संसंजन, इन गुणों की ह्यूमस में कमी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। देखिए, सुघट्टता होता है मृदा पर बल लगाने पर एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना और बल को वापस हटाने पर वह उसी रूप में वापस आ जाना। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है तो मृदा में बल लगाता है, बर्तन का निर्माण हो जाता है। यदि उस बर्तन को फोड़ेगा तो वापस से मिट्टी मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? सुघट्टता। और संसंजन कहलाता है समान गुणों वाले अणुओं का अपनी ओर आकर्षण संसंजन कहलाता है। अगला पॉइंट है उभय प्रतिरोधन क्षमता। उभय प्रतिरोधन क्षमता, उभय प्रतिरोधन क्षमता। ह्यूमस का मृदा में प्रयोग करने से उभय प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि होती है, उभय प्रतिरोधन क्षमता में वृद्धि होती है। उभय प्रतिरोधन कहते हैं किसी विलयन में अम्ल या क्षार को अल्प मात्रा में मिलाने पर उसके विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो विलयन कहलाता है उभय प्रतिरोधी विलयन कहलाता है। अब 7वां पॉइंट पोषक तत्व उपलब्धता। लास्ट पॉइंट है 7वां, पोषक तत्व उपलब्धता। ह्यूमस पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो ये हुआ आपका ह्यूमस या कार्बनिक कूलर का मृदा में महत्व। इसके बाद में लास्ट टॉपिक रह गया अपन का, इसको अगली वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। वो टॉपिक है, उसका नाम लिख लीजिए, मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। मृत्तिका कणों पर आवेश की उत्पत्ति। देखो, मृत्तिका कणों पर तुम्हें पता है ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए जो अपन की सॉइल होती है उसके ऊपर
कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। इसलिए यह अपनी ओर धनायनों को आकर्षित करती है। धनायनों को आकर्षित करके इसके ऊपरी सतह पर धनायन एकत्रित हो जाते हैं। जिस मृदा में धनायन अधिक होंगे वह मृदा उर्वर होगी। इसलिए हमको ये पढ़ना है कि इस आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको बताएंगे अगली वीडियो के माध्यम से। ओके, थैंक यू। कर दो भाई।